press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, तो आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्नर पे। तो आज हम मैथ का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये पहला चैप्टर है जिस पे हम बात करेंगे जितने भी नंबर सिस्टम के नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, कितनी तरह की संख्याएं होती हैं। हमें मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर हैं वो कौन कौन से नंबर हैं और कितनी तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है अलग अलग तरह के नंबर होते हैं, प्राकृतिक नंबर, पूर्ण नंबर, है ना, ये सारे संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, है ना, आपने इनके बारे में काफ़ी सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आराम से, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बस आप ये वीडियो पूरा देखो, आपको ये सारे नंबर्स अच्छे से बनेंगे। आज के बाद आपको इन नंबर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास है, सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किनको बोलते हैं? हम सबको पता है प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हमारे गिनती के नंबर्स होते हैं। मीन्स अगर हम जीरो को छोड़ दें, जीरो के अलावा जो भी नंबर हैं, जो भी संख्याएँ हैं, वो सारी प्राकृतिक संख्याएँ हैं। तो प्राकृतिक संख्या सबसे ईजी है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाना है। ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इजी है, ये आपको बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। बस पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में ये डिफरेंस है कि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3, और ये भी अनंत तक जाती है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पूर्णांक संख्या, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, पूर्ण अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण हो, ठीक है, जिस पे दशमलव ना हो, पॉइंट ना हो, वो संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, या तो -1 -2 -3, ऐसे करके आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। हाँ, बस वो नंबर नहीं होने चाहिए जिनमें दशमलव होते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है 0.2, ठीक है, या 1.2 या 3.2, देखो तो ये कैसे हैं? क्या ये पूर्ण अंक हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें दशमलव लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिनमें दशमलव लगा होता है वो पूर्णांक संख्याएं नहीं है, ठीक है। पूर्णांक आपको नाम से याद रखना है, पूर्ण अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण हो अपने आप में, ठीक है ना, जो पूरा हो, ठीक है। जैसे 1 2 या फिर कोई भी नंबर 57 या 59, या आपके मन में जो भी नंबर आए, बस उस पर दशमलव नहीं होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, या जिन नंबर के लास्ट में या इकाई अंक में क्या हो, 0 2 4 6 या 8, ठीक है। तो या तो आप ध्यान रखो कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, इसका मतलब जिनमें 2 का भाग चला जाए, ठीक है। जैसे कौन कौन से नंबर हमारे पास हो गए? समझ लो आप, मैंने लिखा कि 70 मैंने लिखा, तो 70 क्या सम संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि 2 का भाग इसमें चला जाएगा। 2 का आप भाग दोगे तो 35 आएगा, ठीक है, 35 दूना 70, तो 2 का भाग चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए, या तो पहचानने का तरीका, उनके इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये सारी संख्याएं कैसी होंगी? ये सम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सम संख्याओं के। जैसे 30 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया, ऐसे जितने भी नंबर है, देखो इन सब के नंबर के लास्ट में या तो 2 है, या तो 8 है, या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 भी आप ले सकते हो इकाई अंक में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ऐसी संख्याएं जिनका 2 से भाग चला जाए, या जिनके लास्ट में या इकाई अंक में क्या हो, 0 2 4 6 8 ये नंबर हो, वो सभी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आगे हम बात करें, नेक्स्ट नंबर है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जस्ट सम संख्याओं का अपोजिट होता है, एकदम अपोजिट होता है। कैसे?
वो संख्याएं जिनका 2 से भाग नहीं जाए, ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हों, और जिनके लास्ट में या इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं ना हों, वो सभी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, जिनका भाग 2 से नहीं जाए वो सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 13, 15, ठीक है। इन सबको आप देखो, किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 2 से विभाजित नहीं होगा कोई भी नंबर, ठीक है, और ना ही इनके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये भी कोई नंबर आपको नहीं दिख रहा है इकाई अंक में। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? विषम नंबर कहलाते हैं या विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है ना, और सम संख्या को इवन नंबर, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? बिल्कुल मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ और अदर कोई भी चीज़ बता के आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही है। सारी चीज़ें सम, विषम, भाज्य, भाज्य जो भी है एक शब्द में आपको बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बिल्कुल आपके दिमाग में जो भी अभी तक है उसको आप निकालो और सिर्फ इतना आप कैप्चर करो, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिनके हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड होने का क्या मतलब है कि ऐसे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो जाएं या 2 से अधिक संख्याओं से जिनका भाग चला जाए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं मैं। जैसे सपोज करो आप कि लिखा हुआ है 4, ठीक है, जैसे कि 4 है हमारे पास, तो 4 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाएगा? एक तो 1 का चला जाएगा, ठीक है, 1 से आप 4 का भाग दोगे तो चला जाएगा। 2 का दोगे तो भी चला जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। और एक तो 4 खुद है, 4 का भी आप 4 से भाग दोगे तो भी भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके 3 गुणनखंड हो गए। मैंने आपसे क्या कहा कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वो संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। और भी आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं, जैसे हो गया 8 हो गया, इसके कौन कौन से संख्याएं हैं? 1 से इसका भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा और 8 से भी चला जाएगा। तो कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3 और 4 हो गए। तो ये कैसी संख्याएं हैं? सारी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? तो आप इनकी डेफिनेशन भी याद रखना कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। 2 से अधिक आपको ध्यान रखना है, 2 भी नहीं, 2 से अधिक, ओके। अब अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, कौन सा अगला नाम है? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और आपको एक चीज़ और क्लियर बता दूं, आपको अभाज्य में और विषम में भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं दोनों को यहाँ पे क्लियर बताऊंगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, इसकी पहले आप डेफिनेशन सुन लो। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड हों, ना तो 2 से ज़्यादा हों, ना तो मोर देन 2 और ना तो लेस देन 2, ओके। तो 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए गुणनखंड उनके, वही हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेके आपको दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी एक मत करना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, और वो क्यों नहीं है अभी मैं आपको वो प्रूफ करके दिखाऊंगा क्यों नहीं है। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। एक तो 1 होगा, क्योंकि 1 का भाग भी आप 2 से दोगे तो चला जाएगा, और दूसरा 2 खुद होगा, ठीक है। अगर आप 2 का भाग 2 से दोगे तो 2 एकम 2, और अगर आप 1 का भाग 2 से दोगे तो 1 दुक्के 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए? 2 के गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही अगला नंबर हम लेके देखते हैं, मान लो 5 हम ले रहे हैं, ठीक है। 5 का भी 2 गुणनखंड है, एक तो 1 से चला जाएगा इसका भाग, और दूसरा 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो केवल 2 गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? अब इन 2 गुणनखंड के अलावा तीसरा कोई गुणनखंड है क्या इसका? नहीं है। 2 से कम है क्या? कम भी नहीं है, 2 ही है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है और वो है 1। क्या 1 में और किसी संख्या से भाग जाएगा 1 के अलावा? क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको आप 1 से भाग दो तो भाग चला जाए?
कोई संख्या ऐसी नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है। तो मैंने कहा था कि सिर्फ 2 होने चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम। तो इसीलिए जो हमारा 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये बात आप क्लियर रखना फ्रेंड्स, ओके। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो अगर विषम की बात करें तो आपको 3 बताना है, ठीक है ना। मैं एक लाइन से लिख देता हूँ अभाज्य संख्याएं पहले। तो 2, 3, 5, 7, ठीक है। 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 का भाग 3 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा और 9 से भी चला जाएगा, तो उसके 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए 9 नहीं है, आप ध्यान रखना। फिर 11 या फिर 11, फिर 13, ठीक है। फिर कौन सा है अभाज्य संख्या नेक्स्ट? 13 के बाद 17, 15 भी मत लेना। 15 क्या है? विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 15 के कई सारे गुणनखंड है। कौन कौन से 15 के हैं? 15 का एक तो 1 हो गया, एक तो 3 हो गया, एक तो 5 हो गया, एक तो 15 खुद हो गया। तो कितने सारे हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि अभाज्य में हमेशा 2 ही होने चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एक बार आप अगर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा अभाज्य में और विषम में, तो आप एक बार विषम को जाके फिर से देख लेना। बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना अभाज्य संख्या और विषम संख्या में, ठीक है ना। विषम 15, देखो 15 ये विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभाज्य के लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। 2 संख्याओं से उसका भाग जाना चाहिए, बस। आप अभाज्य में इसके अलावा और कुछ भी ध्यान मत रखो, ओके फ्रेंड्स। अब कुछ क्वेश्चन जो पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं कि 0 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको सिंपल सा याद रख लेना है 15 अभाज्य संख्याएं हैं, आप लिख के काउंट भी कर सकते हो। तो 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 10, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? 0 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि 0 से लेके 100 तक कितनी हो जाएंगी, तो दोनों को प्लस कर देना, तो हो जाएंगी 25। तो 0 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? टोटल 25। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या, और हाँ फ्रेंड्स अभाज्य में क्लियर रखना 1 को बिल्कुल भी काउंट मत करना, ठीक है ना। 1 को आप अपने दिमाग पे बिठा लो कि 1 अभाज्य नहीं है, ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सह अभाज्य। तो सह अभाज्य में आप एक थोड़ा सा डेफिनेशन पहले देख लो। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें केवल 1 का भाग जाता है, या जिनका HCF 1 होता है, या तो संख्याओं में केवल 1 कॉमन होता है। अभी शायद आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी। तो कोई हमारे पास, अगर मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक नंबर हैं, सपोज करो एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल है 18, दूसरा है 35। तो मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं कब सह अभाज्य की हम लोग बात कर रहे थे। सह अभाज्य में मुझे लिखना था, इसकी बात कर रहे थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे 3 और 5, और नेक्स्ट नंबर है 18 और 35। तो सह अभाज्य हैं कि नहीं है? ये बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 5 में केवल क्या कॉमन है? कोई ऐसी संख्या है क्या जिस पे दोनों का भाग चला जाए? नहीं है, केवल एक संख्या है, वो है 1। कौन सी संख्या है? 1। तो जिनमें केवल एक संख्या हो, कौन सी? 1। दोनों में कॉमन क्या हो? 1। सिर्फ 1 से ही दोनों का भाग जाए, तो वो कैसी संख्या कहलाएंगी? सह अभाज्य। जैसे 18 और 35 में देखो, क्या कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन, क्योंकि कोई 1 के अलावा कोई संख्या आप बताओ जो दोनों में कॉमन हो। क्यों? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 2 तिहाई 6 त्रिक 18, ठीक है ना। और ऐसे ही हम लोग 35 को क्या लिख सकते हैं? 35 को लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, 5 × 7, ये लिख सकते हैं। तो क्या इन दोनों में और इनमें कोई नंबर कॉमन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। सिर्फ क्या नंबर कॉमन है? 1 दोनों पे लगा सकते हो आप, दोनों में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आप क्लियर रखो कि ऐसी संख्याएं
दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक नंबर कॉमन हो, कौन सा, 1, ठीक है, या जिन पे केवल एक ही संख्या से भाग जाता हो वो है 1, या जिनका HCF क्या हो, 1 हो। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, HCF ये सभी एक ही चीज़ हैं, बस अलग अलग 3 नाम हैं। या तो उसका HCF 1 हो, या दोनों संख्याओं में केवल एक कॉमन हो, या दोनों संख्याओं में सिर्फ एक से ही भाग जाए, आपस में उनमें कोई संबंध एक के अलावा नहीं होना चाहिए। फिर वो चाहे कोई भी संख्याएं हों, ठीक है, चाहे वो आप एग्जाम्पल देख लो, चाहे वो 15 और 37 हों, ये क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि 15 और 37 में एक के अलावा आपको कुछ और कॉमन नहीं मिलेगा, दोनों में सिर्फ एक कॉमन है, ठीक है, बाकी और कोई भी नंबर एक के अलावा कॉमन नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसपे एक से ज़्यादा चीज़ें कॉमन होती हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर हो पाएगा। कैसे? जैसे 17 और 68 ले लो, इनमें देखो क्या क्या कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन है इस दोनों में। देखो 17 और 68 में 17 का भाग चला जाएगा 68 में, 17 चौको 68, तो क्या कॉमन हुआ, मतलब 1 कॉमन हुआ, 4 कॉमन हुआ, 17 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ दोनों, इन दोनों संख्याओं में, ठीक है ना। तो 3 संख्याएं कॉमन होंगी दोनों में, समझ रहे हो बात को आप। इसलिए ये सह अभाज्य नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सह अभाज्य नहीं होगा। सह अभाज्य होने की कंडीशन क्या है कि जिनमें केवल एक नंबर कॉमन होना चाहिए, या उनका HCF 1 होना चाहिए, जितने भी नंबर हों, 2 हों, 3 हों, क्लियर होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, परिमेय नंबर या परिमेय संख्याएं, या फिर इसको रैशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इसमें, और काफ़ी टाइम तक क्लियर नहीं हो पाता कि क्या है परिमेय संख्याएं। तो आज मैं आपको सिंपल सी सिर्फ 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं को समझने के लिए हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होंगी कि एक तो आप जो बचपन से डेफिनेशन पढ़ रहे होगी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें कि Q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जिसमें P 0 हो सकता है। ये बात तो ठीक है, अच्छी है, और कहीं ना कहीं बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है। लेकिन मैं आज इससे हट के आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, सारे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो पहले तो ये डेफिनेशन आप समझ लो कि कोई नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 लिख लिया हमने, ठीक है, 1/3 लिख लिया हमने, ऐसे संख्या जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। या तो मान लो सिंपल सा 2 लिखा हुआ है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1 भी लिख सकते हो। क्या कोई दिक्कत है? 2 और 2/1 में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये भी परिमेय संख्या हुआ, ये भी परिमेय संख्या हुआ। अगर लिखा हुआ है मान लो 11 को क्या आप 11/1 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या हुआ ना? बिल्कुल हुआ। तो पहली चीज़ तो आप ये क्लियर रखो जो इस डेफिनेशन ने कहा है P/Q। नेक्स्ट आप ध्यान रखो कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि नीचे जो हर है आपका वहाँ 0 नहीं आना चाहिए। अगर मान लो मैं लिख देता हूँ 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर के अगर आप बटे में हर में 0 कर देते हो तो वो अनंत हो जाती है। इसलिए बटे में 0 नहीं होना चाहिए, वो उसकी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ऊपर 0 हो सकता है, P/Q के रूप में ऊपर जो P है वो 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि P परिमेय संख्या 0 जो है परिमेय संख्या है। ये बात इतनी आपको क्लियर है? अभी केवल जो डेफिनेशन थी मैंने उसके आधार पर भी इतनी चीज़ें आपको बताई हैं। अब मैं आपको सारे एग्जाम्पल के साथ जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखो कि कोई भी नंबर जिनका निश्चित दशमलव हो, जैसे लिखा है 1/2, तो इसका निश्चित दशमलव है कि नहीं है? आप 1/2 को भाग दे के देखो। जैसे हम 1/2 को करते हैं भाग, ये 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, तो पहले तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पे ये 10 बन जाएगा 1 से, फिर 2 पंचे 10 हो गया ना 10, तो ये कैंसिल। तो इसका कितना आया? 0.5 आया ना इसका आंसर। तो 0.5 का मतलब ये है कि इसका दशमलव जो है वो निश्चित है। दशमलव इसका आंसर कितना आया? 0.5। तो इसका दशमलव कैसा है? निश्चित है, मतलब कि कुछ दूर के बाद जाके वो रुक गया है दशमलव। अब इसके आगे दशमलव नहीं बढ़ रहा है, और कि इसके आगे और कोई नंबर आता कि 5, 6, 7 या फिर 8, 2, 1, ऐसा कोई नंबर तो नहीं चल रहा है, रुक गया यहाँ पे है। तो रुकने का मतलब है कि ये दशमलव कैसा है? शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव। शांत या फिर निश्चित बोल सकते हो आप, जो फिक्स है। तो ऐसी सभी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्या।
पहली चीज़ बिल्कुल क्लियर है आपको, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलना है, ठीक है। जितने भी आएंगे चाहे उसमें ऐसा ही आ जाए 0.25 आ जाए, ठीक है, या तो आ जाए 0.235 आ जाए, मतलब कुछ दूर जाने के बाद वो दशमलव रुक जाए तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। चाहे वो 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 6 अंक के बाद, लेकिन वो रुक जाए तो वो क्या संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक है ना। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स आप? तो इसको पहला नंबर आप नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे अगर 1/3 लिखें हम, तो अगर इसको हम भाग करेंगे तो इस पे कितना आएगा? इस पे आएगा 0.3333, ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस पे 3333 ऐसा ही आता जाएगा, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं 4 आ जाएगा, फिर बीच में कहीं 8 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे 0.333 ही आएगा। तो जिनका दशमलव निश्चित हो, जो या तो इनको आप कह सकते हो कि जिनके ऊपर बार लगा हो, इनको क्या लिख सकते हो आप? 0.3 का बार। बार का मतलब ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी आगे चल के, ठीक है ना। तो जो निश्चित हैं कि यही अंक रिपीट होंगे बार बार, तो ये सारी संख्याएं भी कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। दो बातें आपको क्लियर हुई, जिनका दशमलव शांत हो या रुक जाए कुछ अंक के बाद, या तो जिनका निश्चित दशमलव हो, मतलब कि सेम चीज़ रिपीट हो रही हो। सेम चीज़ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। अगर ऐसा भी है, मान लो कि 1.14141414, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी सेम एक चीज़ रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद रिपीट हो रही है ना, तो ऐसे नंबर क्या होंगे? वही परिमेय संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। आप क्लियर रखो एक एक चीज़, ठीक है ना। या तो ऐसा हो कि 2.020202, या तो ऐसी संख्याएं हो, ये भी परिमेय संख्याएं होंगी। मतलब अगर सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो आप उसको परिमेय संख्या कह सकते हो। बिल्कुल आप क्लियर रखो, चाहे वो 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हो। अगर मान लो ऐसा हो रहा है 2.123 ये क्या है? ये भी परिमेय संख्याएं हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि अगर नंबर दशमलव हमारा रुक जाए कुछ देर के बाद, या तो दशमलव हमारा सेम नंबर रिपीट हो, एक पैटर्न फॉलो करे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सेम नंबर पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्याएं होंगी, ऐसी संख्याएं भी। आई होप आप समझ पा रहे होगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगली चीज़ क्या है इसमें? अगली चीज़ ये है कि अगर कोई नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जैसे कि लिखा हुआ है 16, या तो स्क्वायर रूट 9, ठीक है, या तो स्क्वायर रूट 25, ये कैसी संख्या है? देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, क्योंकि 16 का क्या होता है स्क्वायर रूट? 4 होता है। 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट? 3 होता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। तो जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो भी सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? लेकिन अभी इसमें हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा हुआ है कि √3, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। किसी का भी स्क्वायर रूट, आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो वो कभी भी हमको पॉइंट में मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि परफेक्ट मिल जाए। जैसे अगर अपन 4 का देखेंगे तो 4 का क्या होता है? 2 होता है, हमको पता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है 3, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर आप ले लेते हो, मान लो स्क्वायर रूट 10 ले लेते हो, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आगे हम अपरिमेय में बात करेंगे, अभी आप परिमेय समझो केवल कि क्या है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्या? परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है आपको? ओके। तो अब अगली चीज़ क्या, कैसे क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं? या तो आप ऐसा कह सकते हो, एक एग्जांपल आप और देख लो, जैसे कि लिखा हुआ है √5 + √3, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। √5 - √3, क्या ये एक परिमेय संख्या है? हो सकता है आपको देखने पे ऐसा लग रहा हो कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम ऐसे देख के नहीं कह सकते, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। कैसे? आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा कि ये a + b और a - b के रूप में है कि नहीं है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²,
ठीक है, होता है ना। तो आप इसकी जगह पे ए की जगह पे √5 है तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 मिल जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे -b² की जगह तो कितना मिलेगा 3। तो 5 में 3 गया तो 2। देखो तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिला फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने पे मिला 2। और 2 कैसा नंबर है, 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि आप इसको 2/1 लिख सकते हो, चाहे आप 2 लिखो चाहे 2/1 लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारा कैसी संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है या रैशनल नंबर है। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे देख के जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, आप उसको पहले सॉल्व करके देख लेना कि क्या उसका जो आंसर है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन आपको और मैं देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 0.04 तो ये क्या है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये हम पहले सॉल्व करेंगे फिर बता पाएंगे। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर है ना पॉइंट के बाद, तो हमको नीचे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो लगा देते हैं और ऊपर क्या कर देते हैं 4। क्योंकि हमने ये पॉइंट हटाया है ऊपर से, इसलिए हमको यहाँ पे नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने ही नीचे हमको 0 बढ़ाने पड़ते हैं। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक होते हैं, अगर मान लो एक नंबर और होता तो यहाँ हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ता। समझ पा रहे हो बात को। तो ये इसका रूल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि क्या ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। हाँ बिल्कुल हैं। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 4 का कितना हो जाएगा 2, और 100 का कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 × 10 = 100, 10 100। तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर रूट है, तो इसकी जगह आप 10 लिख सकते हो। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं। ओके, इसी के बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। क्वेश्चन इस पे ये है कि 0.4 क्या है फ्रेंड्स, 0.4 क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 को लिखेंगे √4 और अपॉन में लिख देंगे यहाँ पे रूट। यहाँ पे हमने एक अंक हटाया है 0 के बाद, ठीक है, पॉइंट, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जितने पॉइंट के बाद अंक होंगे उतने हमको 0 बढ़ाने पड़ेंगे नीचे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 4 तो हमारा स्क्वायर रूट है परफेक्ट, क्योंकि 4 की जगह पे कितना होता है 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर रूट है? बिल्कुल नहीं है, 10 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली से लिख देंगे कि √10। तो ये हमारा कैसे संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्लियर रखना, ठीक है ना। आई थिंक आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। मैंने जितने टाइप की चीज़ें होती हैं सब आपको बता दी हैं इसमें। ओके, अब आप एक बार वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बैक करके फिर से देख सकते हो। अब हम अगली बात करेंगे अपरिमेय संख्या की, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं फ्रेंड्स? अपरिमेय संख्याएं में जैसे सबसे पहला एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि हमारा नंबर अगर कोई रिपीट हो रहा हो, जैसे 1.333, ठीक है, तो ये हमारा सेम नंबर रिपीट हो रहा था, तब तो ये परिमेय संख्या थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपरिमेय क्या होगी, मैं दोनों में आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हो कि 1.34567 अगर हमारा एक ऐसा दशमलव के बाद अनिश्चित नंबर बढ़े या किसी पैटर्न में ना हो, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हों, कोई भी नंबर कभी भी आ जाता है, ठीक है ना, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। अगर कोई नंबर दिया होगा, अगर उसको आप भाग दोगे और आपको एक ऐसा नंबर मिले जो कि एक शांत दशमलव ना हो, या तो उसका दशमलव रुक ना रहा हो, जैसे 1.236, फिर 7 आ जाए, फिर 8 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 9 आ जाए। यहाँ देखो सारे नंबर अलग हैं। क्या कोई नंबर सेम रिपीट हो रहा है? क्या ये निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये अपरिमेय हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर होगा आपको। बिल्कुल आप क्लियर रखो कि जो ना तो कोई पैटर्न फॉलो करे, ना तो उसका दशमलव शांत हो कि 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक बाद जाके रुक जाए, ठीक है। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी, वो सब अपरिमेय होंगी। एक तरह से आप परिमेय समझ गए हो तो परिमेय का जस्ट उल्टा आप अपरिमेय कर देना। ओके, या तो कोई जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती, मान लो 3 √3 हो गया, √5 हो गया, √19 हो गया,
√15 हो गया, ये सब क्या हैं, ये अपरिमेय हैं। अपरिमेय है क्यों, क्योंकि इनका कोई भी परफेक्ट रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है किसी का भी, ना 3 का, ना 5 का, ना 19 का, ना 15 का। तो ये सब कैसे हैं, अपरिमेय हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। या तो ऐसा नंबर फॉलो करें जैसे लिखा हुआ है 0.43, फिर 4 के बाद 3, फिर 4 के बाद 3, यहाँ पे भी देखो मैंने कहा था सेम चीज़ रिपीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखो 4 3 था, फिर यहाँ 4 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 3 हो गया। तो ये भी कैसे संख्या हैं, ये अपरिमेय हैं। बिल्कुल मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो जो नंबर कैसे भी बढ़ रहे हैं वो सब कैसे हैं, अपरिमेय हैं, ठीक है ना। क्लियर है, मैं आपको इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो मैंने बता दिया। अब पाई को लेके बच्चों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो फ्रेंड्स आज आप एक बात क्लियर करके रखो कि पाई जो है, पाई वो अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है। पाई अपरिमेय है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका जो 22/7 है जिसका मान क्या होता है 3.14, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप आज एक बात समझ लो कि पाई की जो ये वैल्यू है ये एक अनुमानित मान है। पाई की वैल्यू आज तक पूरी नहीं निकल पाई है। क्यों, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो आगे बढ़ती ही चली जा रही है। दशमलव के बाद लाखों नंबर्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो पाई का ये जो मान है 22/7 या फिर 3.14, ये एक अनुमानित मान है। अभी 3.14 के आगे भी नंबर इसके बढ़ते जाते हैं अगर आप पाई की बात करोगे तो। लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया है कि पाई का एक निश्चित मान ले लिया है, कितना 3.14। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 22/7 या 3.14 क्या है तो आप कहोगे कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई बोले पाई क्या है तो पाई अपरिमेय संख्या है। क्लियर है फ्रेंड्स, एक बात मैं फिर से आपको बता दूं, पाई कैसी है, अपरिमेय है। बिल्कुल आप क्लियर रखो, ठीक है। 22/7 या 3.14 क्या है, ये एक परिमेय है। क्यों, क्योंकि परिमेय को हमने बताया था कि जिसका दशमलव एक निश्चित स्थान के बाद रुक जाए। यहाँ पे देखो 3.14 बस है, रुक गया दशमलव, तो क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई है। लेकिन ये पाई की अगर आप बात करोगे तो ये अपरिमेय है। क्लियर है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से क्लियर रखना, बिल्कुल भी डाउट मत रखना इसमें, इसीलिए मैंने दोनों को अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब इस पे एक चीज़ और है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल भी फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल भी जो ई होता है ये भी कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हो गया, पाई हो गया, ये सब अपरिमेय है, ठीक है ना। क्लियर है आपको। और जो नॉन परफेक्ट रूट होते हैं जैसे √3, √5, मैंने आपको ये सब बता दिया है, √19, ये सब भी कैसे हैं, अपरिमेय हैं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे फ्रेंड्स। तो आज हमने इतनी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी। ये सारे नंबर्स हमने पढ़े, और मैथ हमको पढ़ने से पहले इन नंबर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये नंबर नहीं पता होंगे या इन पे कन्फ्यूज़न रहेगा तो हम मैथ को अच्छे से नहीं पढ़ सकते या हमारे समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और अपने सजेशंस और अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।